हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट था, यहाँ पे पार्ट नंबर 2 हम कवर करेंगे, जो भी टॉपिक्स छूट गए थे, और इसके बाद हम इन्वायरमेंट की इसके बाद बात करेंगे। ओके, सो यहाँ पे टॉपिक्स हमें कहाँ से कवर करने हैं आप देख सकते होगे, हमें एग्रीकल्चर में जाना था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अगर आपको कोई डाउट वगैरह पूछना है तो ऑफकोर्स आप मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो जाके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो एग्रीकल्चर के अंडर फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी। यहाँ पे मैंने एक और नई चीज़ लाई है कि जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं कि ये पॉइंट्स आपको याद करने चाहिए, वो मैं हाईलाइट कर दूंगा यहीं पे आपके लिए, जिससे कि ईजी हो। ओके, एंड अब यहाँ से फॉलो करेंगे। ऑफ कोर्स मैं लेट हूँ बट देर दुरुस्त है टाइप का है, सो हम फॉलो करेंगे प्रैक्टिस। ओके, सो वाई इन द न्यूज़, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स जो है उसने गाइडलाइंस इश्यू किए थे रिगार्डिंग की रीजनेबलनेस होनी चाहिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस के। किसके मैक्सिमम रिटेल प्राइस में? फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक फर्टिलाइजर्स के अंडर द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी। इसको एक लाइन में याद रखना है। ओके, आपको की प्रोविजंस क्या है इस गाइडलाइंस के? ये जो गाइडलाइंस हैं ये लाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट P&K फर्टिलाइजर्स अंडर NBS। P&K फर्टिलाइजर्स को NBS सपोर्ट के अंडर ले आए हैं अंडर रीजनेबल प्राइसिंग कंट्रोल। कि एक रीजनेबल प्राइसिंग कंट्रोल होगा कि कितना आप यूज़ कर रहे हो उसमें, NPK कितना है आपका, उसके अकॉर्डिंग। ओके, कितना न्यूट्रिएंट है उस बेस पे प्राइसिंग होगी। सो इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो ये गाइडलाइंस इफेक्टिव होंगी रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे से, फ्रॉम अप्रैल 1 2023। देन प्रॉफिट परसेंटेज, डिफरेंट प्रॉफिट परसेंटेजेस होंगे अलाउ इन P&K फर्टिलाइजर कंपनीज को बेस्ड ऑन देयर कैटेगरी। देन बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन क्या हो गया? बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन होगा रीजनेबलनेस ऑफ MRPs विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो डिटरमाइन करेगा कि बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन क्या होगा। ओके, कितनी सेल हुई है उसके बेसिस पे। GST विल बी एक्सक्लूडेड, GST एक्सक्लूडेड होगा फ्रॉम द इवैल्यूएशन ऑफ द रीजनेबलनेस ऑफ MRP। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। सो ये आप यहाँ पे हाईलाइट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जितने भी फर्टिलाइजर ग्रेड्स हैं जिनके लिए सब्सिडी रिसीव की जाती है बाई कंपनीज अंडर द NBS स्कीम, सभी पे एप्लीकेबल होगा। ओके, देन असेसमेंट की बात करें तो कंपनीज जो हैं वो सेल्फ असेस करेंगी अनरीजनेबल प्रॉफिट जो वो अर्न करते हैं, एंड उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा अनरीजनेबल प्रॉफिट्स को टू द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर। ओके, देन यहाँ पे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पूरा क्या किया है इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक लाइन, बट ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंट्रोड्यूस किया गया था इस पॉलिसी को 2010 में, और एम क्या था? फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड प्राइस पे। ओके, सो इस पॉलिसी का एम क्या था ये आपको पता होना चाहिए, और ये अप्रूव किया गया था इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक के लिए, कि तब तक रहेगा। बेसिस क्या है? ये फ्रेम किया गया है अंडर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985, जो कि इश्यू होता है अंडर इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ऑफ 1955। अगेन ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ओके, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आपको ऐसे भी पढ़ना चाहिए। एलिजिबिलिटी, NBS एप्लीकेबल है 25 ग्रेड्स जो है P&K फर्टिलाइजर्स के लिए, नेमली डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP जिसे हम बोलते हैं, MOP बोलते हैं, म्यूरिएट ऑफ फॉस्फेट, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, MAP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, TSP एट्सेट्रा, मीन्स 25 ग्रेड्स के लिए। ओके, फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है? तो आप ये ध्यान रखो 25 ग्रेड्स के लिए है। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 के लिए आपके लिए बोल दें, वहाँ पे यूरिया एंड ये जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है MOP के लिए ही है, बस 25 ग्रेड्स के लिए। ओके, फर्टिलाइजर ग्रेड बोलते हैं कि गारंटीड मिनिमम परसेंटेज वहाँ पे दी होती है कि इतनी परसेंटेज होनी चाहिए NPK की इन फर्टिलाइजर मटेरियल। ओके, सो ये आप डेफिनेशन से याद रखो। यहाँ पे ये एक एक लाइन में याद होने चाहिए, आपको बस पता होना चाहिए, देख के एक बार निकल गए तो ठीक है। मैकेनिज्म, NBS फर्टिलाइजर अनलाइक यूरिया जिनकी MRP फिक्स की जाती है बाय गवर्नमेंट आर टेक्निकली डी कंट्रोल्ड। ओके, यूरिया की तरह कंट्रोल नहीं होते, टेक्निकली डी कंट्रोल्ड होते हैं, इनकी MRP फिक्स करती है गवर्नमेंट। ओके, देन अंडर द NBS स्कीम MRPs जो है वो सपोज टू बी मार्केट डिटरमाइंड। ओके, ये मार्केट डिटरमाइंड होंगी NBS स्कीम के अंडर एंड सेट बाय द इंडिविजुअल कंपनीज सेलिंग देम, और इंडिविजुअल कंपनीज जो सेल कर रही हैं वही इसे सेट करेंगे। ओके, देन सब्सिडी ऑन यूरिया जो यहाँ पे दिया हुआ है, सब्सिडी ऑन यूरिया इज पेड ऑन डिस्पैच। ओके, जब डिस्पैच किया जाता है तब सब्सिडी मिलती है यूरिया पे, बट NBS पे नहीं। NBS पे क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है, सेल हुई है, उस बेसिस पे मिलता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूज़ में क्यों था?
बिकॉज वेरियस इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर द एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। ओके, मेन एक लाइन में से याद रखना कि इनका फंक्शन क्या होता है, और फंक्शन मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन्स एंड अदर इनपुट सर्विसेज लाइक सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन टू मेंबर फार्मर्स। तो ये आप हाईलाइट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें पार्ट। ओके, देन हम देखते हैं अब स्टार्ट से इसे। सो मोर ऑन न्यूज़, इनिशिएटिव फॉर एक्सपेंशन, फाउंडेशन स्टोन जो है एडिशनल 500 पैक्स का, वो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउंस एंड अदर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर वो ले डाउन किया गया। इनिशिएटिव्स क्या हैं फॉर मॉडर्नाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑफ कंप्यूटराइजेशन इन 18,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया जाना है अक्रॉस द कंट्री, ये इनॉग्रेट किया गया प्रोजेक्ट। ओके, और अंडर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स स्कीम जो है गवर्नमेंट एम करती है कि वो कंप्यूटराइज करेगी 63,000 फंक्शनल पैक्स को। मीन्स इन्हें कंप्यूटराइज किया जाना है, ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। ओके, इसे कोई भी हाईलाइट करने की नीड नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन जो है उसने इनॉग्रेट किया नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस को, जो कि प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन को अबाउट द कोऑपरेटिव सेक्टर। ओके, सो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ही करेगा, तो आप समझ सकते हो। पैक्स के बारे में जानने से पहले ये कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए तो यहाँ पे 3 टायर स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर आपको स्टेट या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मिलेगी, SCB। ओके, इन सभी के बारे में आपको देखो पता होना चाहिए। ओके, थोड़ा बहुत देख लेना इनके बारे में, इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक DCCB, एंड ग्रास रूट लेवल एकदम छोटे लेवल पे आते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, जिनका फंक्शन हमने यहाँ पे बता दिया। ओके, देन लॉन्ग टर्म क्रेडिट में बात करें 2 टायर सिस्टम के लिए, तो स्टेट या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक होती है, SCARDB और CCARDB। एंड देन आता है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, PCARDB। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये जरूरी है। ओके, सो इतना याद रखो। लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए भी ऐसे कुछ होते हैं, बस इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, पैक्स के बारे में देखें तो डेफिनीशन, पैक्स जो होते हैं ग्रास रूट लेवल आर्म्स होते हैं शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के। ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट ही है। ओके, रेफर टू इन्फोग्राफिक, अगर लॉन्ग टर्म लिख दें गलत हो जाएगा। रेगुलेशन, सो ये डेफिनीशन भी याद होनी चाहिए ऑफ कोर्स आपको। ओके, जरूर बोलने की नीड नहीं है, बट ध्यान रखो। रेगुलेशन, पैक्स जो है रजिस्टर किए जाते हैं अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। ओके, एंड एडमिनिस्टर किए जाते हैं बाई कंसर्न्ड स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देन SCBs और DCCBs जो हैं ये रजिस्टर किए जाते हैं अंडर प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, मतलब 2 जगह पे किए जाते हैं। ओके, ऑफ द स्टेट कंसर्न, एंड रेगुलेट कौन करता है? RBI। वेरी इंपॉर्टेंट, ये SCCBs और DCCBs ये रेगुलेट कौन करता है? RBI करता है। ओके, सो और जो पैक्स होते हैं यहाँ पे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर होते हैं, और एक एडमिनिस्टर किए जाते हैं भाई स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये भी याद रखो। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। रीफाइनेंसिंग, ये रीफाइनेंस किए जाते हैं बाई NABARD थ्रू DCCBs एंड SCCBs, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कहाँ से इन्हें फाइनेंस मिलता है? देन सिग्निफिकेंस, पैक्स जो है की रोल प्ले करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में। ओके, ये तो पता ही है आपको। पैक्स अकाउंट करते हैं फॉर 41% ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स गिवन बाई ऑल एंटिटीज़ इन द कंट्री, एंड 95% जो KCC लोन्स होते हैं थ्रू पैक्स ये दिए जाते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। 2022 में ऐसा बताया गया। ओके, सो ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान रखो। ओके, आगे चलते हैं। इंडियाज़ ग्रेन स्टोरेज सिस्टम, और ये देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में क्यों था अभी देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया एक पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं जो छोटे लेवल पे जाके चेक करते हैं कि ये इम्प्लीमेंट सही से होगा या नहीं होगा। ओके, क्या इफेक्टिवनेस है। पायलट प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है ये। ओके, इनॉग्रेट किया गया है फॉर 11 पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ अक्रॉस 11 स्टेट्स। ओके, अबाउट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंडर आएगा। तो ये जो प्लान है ये आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ओके, देन पर्पस क्या है? इस्टेब्लिश करना चाहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ पैक्स लेवल पे। ओके, अलॉन्ग साइड यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वेयर हाउसेज, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स भी होंगे। ओके, सो ये पर्पस पता होना चाहिए। अगर इसके बारे में पूछते हैं तो फिर बहुत सीधा साधा स्टेटमेंट आएगा और आप सही कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? पैक्स जो हैं वो सब्सिडीज अवेल करते हैं। ओके, एंड इंटरेस्ट सबवेंशन मीन्स ब्याज जो होती है उस पर छूट मिलती है। ओके,
ये बेनिफिट मिलते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन्स और स्टोरेज फैसिलिटीज़ एंड सेटिंग अप ऑफ अदर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। कन्वर्जेंस है यहाँ पे वेरियस स्कीम्स का, जो कि हम इन्फोग्राफिक्स में अब देखते हैं। स्कीम्स आइडेंटिफाइड फॉर कन्वर्जेंस, इनको कन्वर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड कौन सी हैं? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम AMI, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन SMAM। देन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की कौन सी स्कीम्स हैं जो कन्वर्ज की गई हैं? पहले है PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम। देन PMKSY है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। देन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कौन से हैं? एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर द NFSA, ओके, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये, और प्रोक्योरमेंट ऑपरेशंस एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब कन्वर्ज कर दिए गए हैं, ओके। अभी देखते हैं ग्रेन स्टोरेज के बारे में। सॉरी, हम ऊपर थे अभी, कन्वर्जेंस हो चुका। और मेजर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन सी हैं? यहाँ पे FCI है, ये सारे आपको याद नहीं होने चाहिए बट पता होना चाहिए कि कई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं यहाँ पे, ओके। सो ये सारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ओके, देन NCDC, दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विद सपोर्ट ऑफ NABARD, एंड NABARD कंसल्टेंसी सर्विसेज, दैट इज NAPCONS। एंड ये याद नहीं होने चाहिए आपको, बस पता होना चाहिए कि हाँ कई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। लास्ट NBCC, दैट इज नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। देन ग्रेन स्टोरेज सिस्टम इन इंडिया, स्टोरेज बाई स्मॉल फार्मर्स, जो अराउंड 60 to 70% है ऑफ फूड ग्रेन जो प्रोड्यूस होता है इज स्टोर्ड एट हाउस होल्ड लेवल, ओके, हाउस होल्ड लेवल पे यूजिंग वेरियस इंडिजिनस ट्रेडिशनल जो स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं लाइक मोराई, मुटकोठी एक्सेट्रा। देन गवर्नमेंट स्टोरेज एजेंसीज की बात करें तो FCI आपको पता है कि सबसे बड़ी एजेंसी है यहाँ पे, इस्टेब्लिश की गई थी बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1965। FCI जो है मेन एजेंसी है स्टोरेज के लिए फूड ग्रेन के इन द कंट्री। सो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ओके। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आया है, ऐसे नॉर्मल नहीं कोई, ओके। सो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन CWC की बात करें तो स्टैब्लिश किया गया था अंडर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1962 फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को वेयर हाउस करने के लिए एंड अदर नोटिफाइड कमोडिटीज़ को। इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान रखो, ओके, कोई नीड नहीं है। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये स्टैब्लिश किया है अंडर रेस्पेक्टिव स्टेट वेयर हाउसिंग एक्ट, ओके, जिससे कि रेगुलेट करते हैं वेयर हाउसिंग को ऑफ सर्टेन गुड्स इन द स्टेट्स। प्राइवेट एजेंसीज भी हैं यहाँ पे, FCI हायर करता है स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम प्राइवेट ओनर्स ऑल्सो। अदर स्टेक होल्डर्स भी हैं जैसे कि WDRA है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेलवेज़ है, सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं ग्रेन मैनेजमेंट में, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ कृषि विज्ञान केंद्र KVK। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, देखो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो इसके बारे में आपको मस्ट है पता होना चाहिए, ओके। सो ये इसने सेलिब्रेट किया गोल्डन जुबली ईयर, ओके, ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि के रिलेटेड साइंस की बात की जा रही है, मतलब कि रिसर्च वगैरह होगी, तो इस हर एक चीज़ को उसके मतलब से समझो, ओके, तो ईजी रहता है। कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो KVK एम करते हैं एट द असेसमेंट, ये असेसमेंट करते हैं लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, कौन से लोकेशन पे कौन सी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक है वहाँ के लिए मॉड्यूल्स को इन एग्रीकल्चर में एंड अलाइड इंटरप्राइजेस में, ओके। ये इंटीग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का। सो ये पता होना चाहिए KVK क्या करते हैं, और ये इंटीग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का, ओके। ये कंप्राइज करते हैं जो NARS है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम, ये कंप्राइज करता है ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एट द नेशनल लेवल, एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एट द स्टेट लेवल। सो ये आपको मस्ट है, अगर ऐसा आ जाता है कुछ तो पता होगा। KVK जो है ये फंक्शन कर रहे हैं एक नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर की तरह, ओके, क्योंकि विज्ञान केंद्र है ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एंड ये लिंक करते हैं NARS को विद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम, जिन्हें हम एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज भी बोलते हैं, एंड फार्मर्स से। करंटली 731 के अराउंड KVKs हैं कृषि विज्ञान केंद्र इंडिया में इन द कंट्री, जो कि इस्टेब्लिश किए गए हैं अंडर 11 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ अटारी जोन्स। सो ये आपको नंबर्स थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 KVKs ही हैं, 731 है, मतलब डिसेंट नंबर है, ओके। और अटारी जोन से इंपॉर्टेंट नहीं। फाइनेंसिंग कौन फाइनेंस करता है? 100% सेंटर फाइनेंस करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अदर इन्फॉर्मेशन में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कमेटी जो है अपॉइंट हुई थी 1973 में। इसने मूव किया था आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फार्म साइंस सेंटर, कृषि विज्ञान केंद्र इन द कंट्री। ओके, मतलब कि ये इसी का आइडिया था। ओके, मोहन सिंह मेहता कमेटी का। देन जो फर्स्ट केवीके है वो इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में पुडुचेरी में अंडर द तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी TNAU कोयम्बटूर। सो ये फैक्ट है, ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, अगर ध्यान है तो ठीक है, अदरवाइज दिक्कत की बात नहीं। रोल ऑफ केवीकेज इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, ये ऑन फॉर्म टेस्टिंग करते हैं, मीन्स केवीके जो होते हैं कंडक्ट करते हैं फील्ड ट्रायल्स, जिससे कि असेस कर सकें कि अडेप्टेबिलिटी है या नहीं है न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ की अंडर डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम। ओके, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द लेटेस्ट जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ हैं कि वो टू एक्सपेडाइट द टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। ओके, कि वो उनका जो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है वो एक्सपेडाइट तेज़ी से हो सके, जो उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। एडवाइजरी सर्विसेज हैं, ये प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज जो भी ज़रूरी है फार्मर्स को ऑन क्रॉपिंग पैटर्न, पेस्ट कंट्रोल, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन, ये है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स। ओके, सीड एंड प्रोडक्शन तो करना ही पड़ेगा। एक्ट करते हैं रिसोर्स एंड नॉलेज सेंटर की तरह, जो कि सपोर्ट करते हैं पब्लिक को, प्राइवेट को एंड वॉलंटरी सेक्टर इनिशिएटिव्स को इन एग्रीकल्चर। सो ये जो यहाँ पे हाईलाइटेड हेडिंग है, बस इतना आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, इससे ज़्यादा नहीं, और अगर ये भी ध्यान नहीं है तो आप खुद से मतलब समझ सकते हो कि ये लोग क्या करेंगे। ओके, देन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको सब कुछ जानना चाहिए। ओके, जेनेसिस, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1929 में एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। इसे पहले क्या बोलते थे, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, क्योंकि इंपीरियल गवर्नमेंट थी। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। फंक्शन क्या है इसके, ये अपेक्स बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल सर्विस साइंसेज। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स, दैट इज CCSCH। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टफ है, इतना ज़्यादा कोई याद नहीं रखता और ऐसे क्वेश्चन रेयरली आते हैं। ओके, सो वाइन द न्यूज़ इन द 7th सेशन हेल्ड इन कोची, जो CCSCH है, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स, इसने फाइनलाइज किया क्वालिटी स्टैंडर्ड 5 स्पाइसेस का। और वो 5 स्पाइसेस कौन है, स्मॉल कार्डमम, टर्मरिक, जुनिपर बेरी, ऑल्पिस एंड स्टार एनीज। ओके, इट ऑल्सो, इसने फॉरवर्ड किया इस जो भी इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड से टू CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, फॉर अडॉप्शन एज फुल फ्लेजेड कोडेक्स स्टैंडर्ड्स। ओके, सो CCSCH की बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था एज वन ऑफ द कमोडिटी कमिटीज़ अंडर CAC इन 2013। इंडिया होस्ट किया था CCSCH को सिंस द बिगिनिंग, एंड स्पाइस बोर्ड इंडिया जो है, जो सर्व करता है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह, ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है CCSCH का, ये इलेबरेट करता है वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स स्पाइसेस एंड क्यूलिनरी हर्ब्स के लिए इन देयर ड्राइड एंड डिहाइड्रेटेड स्टेट। ये कंसल्ट करता है विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कि क्या स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोसेस होनी चाहिए जिससे कि डुप्लीकेशन को अवॉइड किया जा सके। ओके, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, एक लाइन में याद रखो इनके बारे में कि ये इंटरनेशनल फूड टेक्स्ट हैं जो कि स्टैंडर्ड्स, कोड्स ऑफ प्रैक्टिस, कोड्स ऑफ हाइजीनिक प्रैक्टिस, गाइडलाइंस एंड अदर रिकमेंडेशंस को बताते हैं। ओके, बस इतना ही इसके बारे में इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, आपको लगता है तो आप और भी देख सकते हो। ओके, नेचर, कोडेक्स टेक्स्ट जो है ये वॉलंटरी हैं, इनका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होता है, और नेशनल फूड लेजिस्लेशन। ओके, ये ध्यान रखो। कोडेक्स एंड WTO एग्रीमेंट्स जो हैं ऑन सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर, दैट इज SPS एग्रीमेंट, एंड ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, दैट इज TBT एग्रीमेंट, ये इंकरेज करते हैं WTO मेंबर्स को कि वो हार्मोनाइज करें नेशनल रेगुलेशंस को विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC हेडक्वार्टर रोम इटली में है, याद करने की नीड नहीं। अगेन ये एक इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी है जो कि स्टैब्लिश की गई थी जॉइंटली बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन 1963। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर्स के हेल्थ को एंड इंश्योर करता है फेयर प्रैक्टिसेस को इन फूड ट्रेड। अगर एक लाइन के में इसके बारे में याद है ना, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स यहाँ पे, तो ये सब आप समझ सकते हो कि इसी से रिलेटेड होगा। 189 मेंबर्स हैं इसके अंडर, इंडिया भी मेंबर इसका। CAC कंडक्ट करता है इसके वर्क को थ्रू कोडेक्स कमिटीज़। ओके,
इंक्लूडिंग कोडेक कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हब CCSA, जिसके बारे में हमने देखा है, होस्टेड बाय डिफरेंट मेंबर कमिटीज़। स्टैंडर्ड्स, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स वॉलंटरी होते हैं एंड ये जनरल या फिर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं एंड आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज, और इनसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है बाई WTO एग्रीमेंट्स एज रेफरेंस स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा सर्विसेज सेक्टर, और इसके अंदर हम अपना फर्स्ट टॉपिक देखेंगे फिनटेक इन इंडिया। देखते हैं न्यूज़ में क्यों था। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है, द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल फिनटेक, फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ओके, टुवर्ड्स रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, मेंशन इंडिया। यहाँ पे मेंशन किया गया कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीज़ है जो कि होस्ट कर सकती है एक थ्राइविंग क्लस्टर, किसका, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हेडक्वार्टर्स का, ओके, या फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हेडक्वार्टर बन सकते हैं, ओके। सो फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, डेफिनेशन देखते हैं। ये एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड डिफरेंट डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि डिप्लॉय की जाती हैं बाय द इंटरमीडियरीज, और प्रोवाइड करते हैं ये ऑटोमेटेड एंड इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, मीन्स फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ओके, टेक्नोलॉजी के जरिए, competing with traditional financial services। मेजर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज करंटली यूज़ की जा रही हैं जो पीयर टू पीयर P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, क्राउड फंडिंग है, ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज है, बिग डेटा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, रोबो एडवाइजर्स एंड ई एग्रीगेटर्स एट्सेट्रा। देन डू यू नो में यहाँ पे दिया हुआ है कि टेकफिन इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिनटेक। देखो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ओके। देन यहाँ पे टेकफिन इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिनटेक, ये दोनों का मतलब पता होना चाहिए, ऐसा पूछ सकते हैं, ओके। एज अपोज टू फिनटेक वेयर ट्रेडिशनल, फिनटेक का मतलब क्या होता है, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं आर डिलीवर्ड, यहाँ पे डिलीवर की जाती हैं बाय यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। जबकि टेकफिन में क्या होता है, जहाँ पे एंटिटी होती है, जहाँ पे एक एंटिटी होती है डेट हैज़ बीन डिलीवरिंग टेक्नोलॉजी, जो डिलीवर करिए टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, लॉन्चेस न्यू वे टू डिलीवर फाइनेंशियल, यहाँ पे न्यू वे एक लॉन्च किया जाता है टू डिलीवर फाइनेंशियल सर्विसेज, ये है टेकफिन, ओके। तो दोनों का मतलब पता होना चाहिए। अदर वर्ड्स में बोले तो फिनटेक जो होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ये ओरिजिनल फाइनेंशियल सिस्टम को टेक्स द ओरिजिनल फाइनेंशियल सिस्टम, ये ओरिजिनल फाइनेंशियल सिस्टम को लेती है एंड इम्प्रूव करती है इसकी टेक्नोलॉजी को, ओके। जबकि टेकफिन जो होता है ये रीबिल्ड करता है सिस्टम को विद टेक्नोलॉजी। पहली बार फाइनेंशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी लाई तो फिनटेक हो गया, उसके बाद इम्प्रूव किया तो टेकफिन हो गया, ओके, सिंपल। सो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, कन्वर्जेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं इनका अगर कन्वर्जेंस कर दें तो ये होता है फिनटेक, ओके। फाइनेंस में जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे कि बैंक, पेमेंट्स, NBFC, सिक्योरिटी, ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्नोलॉजी में जैसे कि हार्डवेयर प्रोवाइडर्स, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स, क्लाउड प्रोवाइडर्स, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। यहाँ पे काफ़ी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है ग्लोबली, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। देन इंडिया अकाउंट करता है और 46% ऑफ रियल ट्रांजैक्शंस, ऑल रियल टाइम ट्रांजैक्शंस वर्ल्ड वाइड इन 2022, वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा रियल टाइम ट्रांजैक्शन इंडिया में होता है, आप समझ भी रहे होंगे। UPI वगैरह बाहर की कंट्रीज़ में सब नहीं है ज़्यादा, ओके। सो एज़ पर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इंडिया के पास हाईएस्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रेट है 87% का, और वर्ल्ड एवरेज सिर्फ 67% का है, ओके। ओवर 3000 फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स रजिस्टर किए गए थे, जिसमें से 17 जो है यूनिकॉर्न हो गए, ओके, यूनिकॉर्न है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT इन इंडिया। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ऐसा, ओके। और अडॉप्शन रेट जो है 87%। इंडिया के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करें तो पेमेंट्स में और अदर ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में से हम बांट सकते हैं। पेमेंट्स में देखें तो पेमेंट बैंक्स होती हैं, मोबाइल वैलेट्स होते हैं, पेमेंट गेटवे, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें ATM एंड MPOS मीन्स M पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ पे अदर ऑनलाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट में कौन से हैं, लेंडिंग, इंश्योरेंस, ENPS एंड MF और ब्रोकिंग, ओके। सो यहाँ पे इनिशिएटिव्स देखते हैं जो कि लिए गए हैं प्रमोट करने के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को। ONDC है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये एक अच्छी बात है, शायद ऐसा क्वेश्चन आया भी है कहीं पे, ध्यान नहीं मुझे, बट इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये प्रमोट करता है ओपन नेटवर्क को फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल एंड और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, ओके। देन एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ ट्रेड्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है MSMEs के लिए, जो जहाँ पे ऑक्शन होता है, टू ऑक्शन करता है ये ट्रेड रिसीवेबल्स को एट कॉम्पिटेटिव रेट्स पे थ्रू ऑनलाइन बिडिंग बाई फाइनेंसियर्स, दैट इज़ बैंक्स जो होती हैं
और आरबीआई ने एक्सपैंड किया है इसके स्कोप को टू इंश्योरेंस कंपनीज, इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजी धन मिशन, ये एक लाइन में याद रखो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीति के अंडर आता है और ये इनेबल करता है डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को थ्रू आउट द कंट्री। देन ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ये इंडिया का बिगेस्ट फिनटेक कॉन्फ्रेंस है जो कि जॉइंट एफर्ट है बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। एनपीसीआई के बारे में आपको पढ़ना चाहिए, ओके। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल एफसीसी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, दैट इज यूसीपीएमपी 2024। ये न्यूज़ में क्यों था, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। मेनली रिसेंटली यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस 2024 रिलीज़ हुआ है, ओके। न्यूज़ में और क्या था, यूसीपीएमपी जो है 2024 का, ये इशू किया गया है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। की हाइलाइट्स क्या हैं, ये इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट ड्रग्स जो कि बैलेंस्ड हो। ये इन्फॉर्मेशन जो आए ड्रग्स के रिगार्डिंग वो बैलेंस होनी चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए और मिसलीड नहीं करना चाहिए, या डायरेक्टली या फिर बाय इम्प्लीकेशन कैसे भी वे मिसलीड ना करें। क्लेम्स एंड कंपैरिजन, ब्रांड नेम जो होगा प्रोडक्ट का, ओके, ऑफ अदर कंपनीज मस्ट नॉट बी यूज्ड विदाउट प्रायर कंसेंट। प्रायर कंसेंट के बिना ये यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, ओके। ब्रांड नेम ऑफ कंपनीज, प्रोडक्ट्स ऑफ अदर कंपनीज। देन कंपैरिजन ऑफ ड्रग्स जो है ये फैक्चुअल, फेयर एंड केपेबल ऑफ सब्सटेंसिएशन होना चाहिए। टेक्सचुअल एंड ऑडियो विजुअल प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशनल मटेरियल जैसे कि मेलिंग्स होती हैं एंड जर्नल एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये डिज़ाइन होने चाहिए और ये डिस्गाइज ना करें इसके रियल नेचर को, ओके। ऐसे डिज़ाइन ना किए जाने चाहिए कि डिस्गाइज करें इसके रियल नेचर को। देन कॉन्टिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, ये अलाउड होगा सिर्फ थ्रू अ वेल डिफाइंड, ट्रांसपेरेंट एंड वेरीफाइबल सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड रिलेशनशिप विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। देखें तो यहाँ पे कोई गिफ्ट या फिर मॉनेटरी ग्रांट, पेक्यूनरी एडवांटेजेस ये ऑफर नहीं किए जाने चाहिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के भी अंडर, एंड यहाँ पे कई की डेवलपमेंट्स हैं इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उन्हें देखेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। सो ये आप इंपॉर्टेंट टिक कर लो यहाँ पे, ये तो इंपॉर्टेंट है, ओके। देन एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। एएसआई जो है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये प्रिंसिपल सोर्स है इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स का इंडिया में, ओके। इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, अगर ये मतलब समझ गए तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। ये कंडक्ट किया जाता है अंडर द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स COS एक्ट ऑफ 2008। ये कवर करता है सारी फैक्ट्रीज को जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। ये कवर करता है यूनिट्स को अंडर द बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966 एट्सेट्रा। जबकि ये आपको याद रखना है, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स, ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपोट्स, ये कवर नहीं किए जाते इसके अंडर, ओके। जबकि इंडस्ट्रीज में आते हैं बट ये कवर नहीं किए जाते हैं। की हाइलाइट्स की बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन गुजरात जो है वो टॉप पे रहा है, फॉलोड बाई महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश। टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो तमिलनाडु, देन गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। ये आपको एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए टॉप पे कौन है, ओके। उसके बाद नहीं याद है तो ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने रेजिलियंस दिखाया है, जो कि डिसरप्शन जो हुआ था पैंडमिक का, उसके बाद भी इसने रेजिलियंस दिखाया, ऐसा बताया है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे सबरूम लैंड पोर्ट, दैट इज SLP। यहाँ पे क्या हुआ है कि PM ने इनॉग्रेट किया था, ओके, सबरूम लैंड पोर्ट को त्रिपुरा में, ओके। सो ये कहाँ पे आया वो आपको पता होना चाहिए, जो कि लोकेटेड है लॉन्ग इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर। अब आप इसके बारे में अगर त्रिपुरा में है तो जान सकते हो कि ये कनेक्ट करेगा बांग्लादेश से, ओके, थ्रू टू चित्तगोंग पोर्ट एंड थ्रू मैत्री ब्रिज ऑन रिवर फेनी। ये फैसिलिटेट करेगा मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। लैंड पोर्ट्स की बात करें तो ये एरिया होते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, इंक्लूडिंग पोर्शंस ऑफ नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एट्सेट्रा, जो कि नोटिफाई किए जाते हैं एज लैंड कस्टम्स स्टेशन या फिर इमिग्रेशन चेक पोस्ट की तरह। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ होती हैं फॉर क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्ट होता है पैसेंजर्स एंड गुड्स का अक्रॉस द बॉर्डर्स, ओके। करेंटली 11 लैंड पोर्ट्स हैं ऑपरेशनल है इंडिया में, एक्सक्लूडिंग सबरूम लैंड पोर्ट, ओके। सो इसको एक्सक्लूड करके 11 लैंड पोर्ट्स ऑपरेशनल है इंडिया में। पता नहीं होना चाहिए बट फिर भी आप एक बार मार्क कर लो, ओके। देन नेक्स्ट है यहाँ पे सुदर्शन सेतु। ये क्या हुआ है यहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया सुदर्शन सेतु को गल्फ ऑफ कच्छ में। अगेन ये पता होना चाहिए आपको,
ओके, बाकी इसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है जहाँ पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं ऑन अपर पोर्शन ऑफ द फुटपाथ, जनरेटिंग 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 4 लेन ब्रिज कनेक्ट करता है ओखा मेनलैंड को एंड बेत द्वारका आइलैंड को इन गुजरात। नेक्स्ट है यहाँ पे सेला टनल, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। ओके, पीएम ने इनॉग्रेट किया था स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट सेला टनल को इन अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए हमेशा। ओके, सो सेला टनल जो है कंस्ट्रक्ट की गई है ऑन रोड जो कि कनेक्ट करती है तेजपुर इन असम को तवांग इन अरुणाचल प्रदेश से बाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया है। ओके, देन ये कंस्ट्रक्ट की गई है यूजिंग NATM, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। ओके, बस ये पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब देखते हैं, NATM एक सपोर्ट मेथड है जो कि स्टेबलाइज करता है टनल पेरीमीटर को विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड कॉन्क्रीट एंड अदर सपोर्ट एंड यूज़ करता है रेगुलर मॉनिटरिंग को टू कंट्रोल स्टेबिलिटी ऑफ टनल। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट बाईलेन टनल है 1.5 किलोमीटर्स की, जो कि प्रोवाइड करती है ऑल वेदर कनेक्टिविटी एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं एनर्जी के अंडर, और यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। न्यूज़ में क्यों था ये? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है ONGC, ओके, इसने स्टार्ट किया है फर्स्ट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन उसके क्लस्टर 2 डीप सी प्रोजेक्ट से इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन इन द बे ऑफ बंगाल। ओके, सो न्यूज़ थोड़ा ध्यान रखो। पेट्रोलियम बेसिन इन इंडिया, पेट्रोलियम बेसिन की बात करें तो इंक्लूड करता है एक डाइवर्स कलेक्शन ऑफ रॉक्स एंड सेडिमेंट्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे कंटेन करता है सोर्स रॉक्स को, जैसे कि सेल फॉर्मेशंस जो कि होम होती हैं टू ऑयल एंड गैस, यहाँ पे ऑयल एंड गैस होता है। ओके, 26 सेडिमेंट्री बेसिन है इंडिया में जो कि कवर करती हैं टोटल एरिया 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखो ये। देन जो टोटल सेडिमेंट्री एरिया है 49% उसका लैंड पे है, 12% शैलो वाटर में है एंड 39% डीप वाटर एरिया में है। फार्दर अप टू यहाँ पे कहाँ तक देखते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक देखते हैं, फिर जिसे EEZ हम बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखो कि लगभग 49% तो लैंड पे ही है। 3 कैटेगरीज हैं, 3 बेसिन जो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं बेस्ड ऑन द मेच्योरिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। देख लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया की सेडिमेंट्री बेसिन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? कैटेगरी 1 ये बेसिन्स हैं जहाँ पे रिजर्व जो हैं वो प्रोड्यूस एंड एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। ओके, सो ऐसा जहाँ पे बना हुआ है। ओके, ये वाले जो शोर एरिया में हैं ये आप देख सकते हो, ये कैटेगरी 1 में आते हैं। देन कैटेगरी 2 में कौन से आते हैं, ये आप अंडमान निकोबार के पास देख सकते हो। ये वो बेसिन्स हैं जो कंटेंजेंट रिसोर्सेज हैं जिन्हें डेवलप एंड मोनेटाइज किया जाना है भी। ओके, सो ये आप देख सकते हो कृष्णा गोदावरी के पास है, इनलैंड एरिया में भी है एंड कैम्बे रीजन में है। देन कैटेगरी 3 में कौन से आते हैं, ये बेसिन्स हैं जिनका सिर्फ प्रोस्पेक्टिव रिसोर्स हुआ है। प्रोस्पेक्टर एक बताया गया है कि यहाँ पे है बट अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। टू बी एक्सप्लोर्ड एंड डिस्कवर्ड, अभी एक्सप्लोर एंड डिस्कवर किया जाना है। तो एक केरला एंड कर्नाटका रीजन में आप देख सकते हो, इनलैंड में देख सकते हो यहाँ पे। सो ये सब इसमें आते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे। 3 कैटेगरीज हो गई। मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग क्रूड ऑयल, ऑफशोर ड्रिलिंग होता है, ऑनशोर ड्रिलिंग होता है। ऑफशोर में क्या होता है, ये मरीन इन्वायरमेंट्स में होता है। ऑफशोर बेसिन्स लाइक अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल में। ऑनशोर ड्रिलिंग मतलब कि लैंड पे होगा, कवरिंग वेरियस सेडिमेंट्री बेसिन्स अक्रॉस द कंट्री। ONGC जो है इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है 72% ऑफ द कंट्रीज हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिजिनस पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का? इससे क्या होगा, इम्पोर्ट बिल में रिडक्शन होगा। ओके, अगर आप जानते हो तो फिर इंडिया का जो इम्पोर्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस को काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए कि 85.7%, ये देखो फ्लक्चुएट होता रहता है बट 80% से ज़्यादा ही लगभग इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल एंड 45% से ज़्यादा आप दे सकते हो कि नेचुरल गैस लगभग 50% के आसपास। ओके, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ये रिड्यूस कर देगा जो वल्नरेबिलिटी है इंडिया की, जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हो गई तो इंडिया को नहीं आएगा ऑयल वगैरह तो दिक्कत होगी, राइट। सो उससे यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी वो वल्नरेबिलिटी, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस इन द ग्लोबल मार्केट। इंडिया को दिक्कत नहीं होगी इतनी उससे। फिर इंडिया का जो थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी एंड ऑयल कंज्यूमर है वर्ल्ड का। ये सब चीज़ें ध्यान रखा करो, आजकल पूछी जाती हैं। ओके, रट लो। रेवेन्यू जनरेशन ये होता है थ्रू टैक्सेस, रॉयल्टीज़ एंड प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट्स। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी इससे। रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ में इंक्लूडिंग एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रप्शंस। सो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे
अनकन्वेंशनल पेट्रोलियम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना आपके लिए। ओके, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो होती है वो ट्रैप्ड होती है यहाँ पे लेस परमिएबल रॉक्स में, तब हम उसे बोलते हैं अनकन्वेंशनल रिसोर्स, बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्लोर्ड। ये एक्सप्लोर नहीं किए जा सकते, डेवलप नहीं किए जा सकते एंड प्रोड्यूस नहीं किया जा सकते बाई कन्वेंशनल प्रोसेसेस, जो पुरानी प्रोसेस हैं। ओके, इसके लिए नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या हैं? ये टर्म है जो कि रेफर करता है ऑयल एंड नेचुरल गैस को जो ट्रैप्ड हैं रॉक्स में, जो कि पोरस हैं एंड परमिएबल है, तो ईजिली वहाँ से निकाल पाते हैं। ओके, ये अब देखते हैं अनकन्वेंशनल के बारे में। ये दीज इंक्लूड्स डिपॉजिट्स लाइक कोल बेड मीथेन या फिर कोल सीम गैस। ओके, CBM और CSG जो भी बोलो, ये जो तीनों यहाँ पे टर्म दिए हुए हैं, कोल बेड मीथेन, CSG एंड देन शेल गैस और ऑयल गैस हाइड्रेट्स, इनके बारे में एक एक लाइन में आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, देन कोल बेड मीथेन किसे बोलते हैं? ये रेफर करते हैं मीथेन रिच गैस को, जो कि नेचुरली कोल में होती है इन कोल सीम्स, जो कि टिपिकली कंप्राइज करता है 80 to 90% मीथेन विद लोअर प्रोपोर्शंस ऑफ इथेन, प्रोपेन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन सेल गैस और ऑयल की बात करें तो ये एक फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है या फिर ऑयल है, जो कि अनएक्सपेल्ड रहता है, अनमाइग्रेटेड रहता है, एंट्रैप्ड रहता है विद इन द पोर स्पेस में एंड फ्रैक्चर्स में ऑफ अ सोर्स रॉक, कॉमनली सेल में। ओके, जो सेल गैस या फिर ऑयल है प्रोड्यूस किया जाता है कॉमर्शियली जब सफिशिएंट फ्रैक्चर कंडक्टिविटी इंड्यूस हो जाती है बाई हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। ओके, सेल गैस आजकल का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो पढ़ना चाहिए आपको उसके बारे में, कहाँ कहाँ पे वो रिजर्व्स हैं। गैस हाइड्रेट्स आई थिंक सबसे ज़्यादा चाइना में है, तो देख लेना। गैस हाइड्रेट्स ये नेचुरली अकर होते हैं आइस लाइक सॉलिड्स की तरह। ओके, क्लैथरेट्स जिसे बोलते हैं, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रैप करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स को डीप सी सेडिमेंट्स में एंड इन एंड बिलो द परमाफ्रोस्ट सॉइल, ओके, ऑफ द पोलर रीजन्स। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। ये न्यूज़ में क्यों था? रिसेंटली जो स्टैंडिंग कमिटी है ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस PNG, उसने सबमिट की रिपोर्ट ऑन द रिव्यू ऑफ पॉलिसी ऑन इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। ओके, क्रूड ऑयल के बारे में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। क्रूड ऑयल रेफर करते हैं, क्रूड ऑयल को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ओके, ये एक नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, रिफाइंड नहीं होता, अनरिफाइंड होता है। ओके, जो कि कंपोज होता है हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट्स का, मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ही होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अदर एलिमेंट्स कौन से हैं? जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अगर क्रूड ऑयल में सल्फर ज़्यादा हो गया तो उसे सोर क्रूड बोलते हैं। ओके, और अगर कम रहा तो स्वीट क्रूड बोलते हैं, याद रखो। एंड मेटल्स लाइक आयरन, निकल एंड कॉपर, ये मिक्स हो सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स में इन स्मॉल अमाउंट्स। तो ये आपको पूरा का पूरा जो है पता होना चाहिए। ओके, सो ये मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, आप भी हाईलाइट कर लो जहाँ पे भी आप रखे हुए हो। क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ से इन लिक्विड रॉ मटेरियल एंड इसे बाद में रिफाइन किया जाता है इन प्रोडक्ट्स सच एज गैसोलीन, केरोसिन, डीजल, जेट फ्यूल, वैक्सेस, एसफाल्ट, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड अ वाइड वैरायटी ऑफ अदर कंज्यूमर गुड्स। ये डिफर करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के टर्म्स में, लाइक कलर, विस्कोसिटी, रिलेटिव वेट एंड कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो सकता है। ओके, जहाँ अगर डिफरेंट जगह से निकाल रहे हैं। सम क्रूड ऑयल जो ब्लेंड्स जो होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं सुपीरियर टू अदर वंस। ओके, फॉर एग्जांपल ब्लेंड्स जहाँ पे लेसर अमाउंट ऑफ सल्फर होता है वो उसे हम स्वीट क्रूड बोलते हैं, ये भी यही आपको मैंने अभी बताया था। ओके, एंड जहाँ पे ज़्यादा सल्फर होता है, ब्लेंड विद हाई सल्फर कंटेंट, उसे हम सोर क्रूड बोलते हैं। क्रूड ऑयल यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड इलेक्ट्रिकल पावर में। ओके, देन यहाँ पे आपको डू यू नो में दिया हुआ है कि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का, भी हमने देखा था ऊपर, आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना इन 2021, ऐसा बताया गया। ओके, और मेनली यही रैंक है इंडिया की। डीजल जो है ये मोस्ट यूज्ड ऑयल प्रोडक्ट है इंडिया में, मस्ट है, आप याद रखो। 35% जो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम्पशन 2021 में, और डीजल था। ओके, मेजर सप्लायर्स क्रूड ऑयल के कौन से हैं? रशिया है, इराक है, सऊदी अरेबिया है एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। शायद ऑर्डर में दिए हुए हैं, तो आप एक बार चेक कर लेना कि सबसे टॉप पे तो रशिया आता है, उसके बाद कौन से आते हैं। ओके, फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑयल, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक हरिकेन्स, चेंजेस इन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी, जियोपॉलिटिकल टेंशन सच एज रशिया एंड यूक्रेन वॉर एंड सैंक्शंस ऑन एनी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, जैसे कि ईरान पे सैंक्शंस लगे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम क्रूड ऑयल बेंचमार्क्स के बारे में। क्रूड ऑयल बेंचमार्क्स जो हैं ये रेफरेंस पॉइंट्स हैं वेरियस काइंड ऑफ ऑयल ब्लेंड्स के लिए जो कि अवेलेबल है मार्केट में। मेजर क्रूड ऑयल प्राइस बेंचमार्क्स देखें तो ब्रेंट है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, दुबई ओमान है,
ये जो ब्रेंट है मोस्ट वाइडली यूज्ड है ग्लोबली और प्राइमरली ये यूरोप में यूज़ किया जाता है। ओके, देन वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट टेक्सास से नाम आप समझ गए होंगे, यूएसए का है। ओके, ये प्राइमरली यूएस में यूज़ किया जाता है। देन दुबई ओमान है। ये क्रूड ऑयल बेंचमार्क्स जो है ये प्राइमरी प्राइसिंग रेफरेंसेस हैं फिजिकल क्रूड ऑयल के लिए, जो कि डिलीवर किए जाते हैं फ्रॉम द मिडिल ईस्ट गल्फ, रशिया, यूएस गल्फ कोस्ट, मेक्सिको एंड अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड टू रिफाइनर्स। ओके, इंडियन क्रूड ऑयल बास्केट की बात करें तो जो इंडिया का क्रूड ऑयल बास्केट है, बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल है, ये रिप्रेजेंट करता है डिराइव्ड बास्केट को। ओके, जो कि सोर ग्रेड एंड स्वीट ग्रेड जिसमें पाया जाता है, जिसमें है सोर ग्रेड मतलब कि ओमान एंड दुबई का एवरेज, एंड स्वीट ग्रेड मतलब ब्रेंट डेटेड। ओके, ऑफ क्रूड ऑयल जो कि प्रोसेस किया जाता है इंडियन रिफाइनरीज में इन द रेशियो ऑफ 75.62 टू 24.38। ओके, ज़्यादा इंडिया में सोर ग्रेड जो है वो प्रोसेस किया जाता है। ओके, देन चूंकि मिडिल ईस्ट क्रूड जो है ये जनरली कॉस्ट करता है ज़्यादा, एशियन प्रीमियम की वजह से यहाँ पे लेवी करते हैं लोग बाय मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, तो इस वजह से इंडिया का जो क्रूड बास्केट है वो भी हायर हो जाता है। एशियन प्रीमियम क्या है, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। एशियन प्रीमियम क्या है जो लगता है इस पर। ओके, ये एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेवी किया जाता है ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के द्वारा, फ्रॉम एशियन कंट्रीज़, ये सारे एशियन कंट्रीज़ में ही आते हैं। ओके, अबव द एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। ओके, एशियन प्रीमियम प्राइसिंग मैकेनिज्म जो है ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल पे ही। ओके, और ये याद रखो कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस के ऊपर लगाते हैं इसे। ओके, देन यहाँ पे देखते हैं इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं टू रिड्यूस क्रूड ऑयल इम्पोर्ट। फर्स्ट इनिशिएटिव यहाँ पे है SPRs। ओके, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स प्रोग्राम। इसके फेज़ 1 के अंडर इस प्रोग्राम के ये फैसिलिटीज़ जो हैं इस्टेब्लिश की गई हैं एट विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, मंगलुरु एंड पाडूर इन कर्नाटका। ओके, फेज़ 2 में जो है यहाँ पे फैसिलिटीज इस्टेब्लिश की गई हैं चंडीखोल इन उड़ीसा में एंड एडिशनल कैपेसिटी एट पाडूर इन कर्नाटका। सो ये प्लेसेस जो हैं, ये प्लेसेस आप याद रखो। ओके, ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट हैं। देन दे हैव बीन एस्टैब्लिश, इन्हें इस्टेब्लिश किया गया है बाई इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जो कि एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दैट इज़ MOPNG। एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम भी आया है, किस लिए? इनिशिएटिव है कि क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को रिड्यूस किया इसके। ओके, सो एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एम क्या है? इंपोर्ट डिपेंडेंस रिड्यूस करना ऑन फ्यूल और फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना, और एक बूस्ट प्रोवाइड करना डोमेस्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर को एंड एसोसिएटेड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को। देन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स है, ये सारे इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि इसे अमेंड किया गया था 2022 में, और यहाँ पे एक टारगेट लाया गया, इंडिकेटिव टारगेट 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का इन पेट्रोल बाई 2025-26 एंड 5% बायोडीजल का इन डीजल बाई 2030। मस्ट है, पता होना चाहिए। ओके, डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी 2015, ये मार्जिनल फील्ड पॉलिसी जो थी इसे रिनेम किया गया था DSF की तरह, डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी की तरह, जिसका एम है मतलब कि मोनेटाइज करना हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज जो कि लॉक्ड हैं फॉर ईयर्स काफ़ी टाइम से इन अ टाइम बाउंड मैनर, कि इन्हें धीमे धीमे मोनेटाइज करेंगे जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है ऑयल एंड गैस का वो बूस्ट हो सके, इंक्रीज हो सके, बढ़ सके। देन है सतत इनिशिएटिव। ऐसे जो नाम दे दिए जाते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमेशा, और ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ओके, सो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत इनिशिएटिव। इसके अंडर जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, ये प्रमोट करता है यूज़, किसका यूज़? कंप्रेस्ड बायोगैस का एक अल्टरनेटिव की तरह टू ग्रीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल। ओके, एज एन अल्टरनेटिव, ये एज एन अल्टरनेटिव की तरह यूज़ होता है ग्रीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह। ओके, जो कि प्योरीफाइड है एंड कंप्रेस्ड बायोगैस है। ओके, सो ये इनिशिएटिव आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स के 2024 जो कि नोटिफाई किया गया है। अगेन ये टॉपिक जो है ये आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई किया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स 2024 को, जिससे कि वो अमेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2005 को। ओके, सो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले PT 365 में। और न्यूज़ में क्या था, ये जो पावर्स इसे मिली हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पावर को, ये नोटिफाइड है अंडर कन्फर की गई हैं बाई सेक्शन 176 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003। यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है न्यू रूल्स, किसके लिए? जैसे कि प्रमोट किया इसके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बाई इंडस्ट्रीज़ लाइक ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरर्स, फैसिलिटेट किया इसके एनर्जी ट्रांजिशन को एंड एनर्जी सिक्योरिटी को। की हाईलाइट्स क्या हैं रूल्स के? ट्रांसमिशन लाइन्स, कंज्यूमर्स
जिनके पास स्पेसिफाइड लोड काफ़ी ज़्यादा है, हैविंग मोर देन स्पेसिफाइड लोड, उससे ज़्यादा लोड है उनके पास, एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, उन्हें अलाउ किया जाएगा कि वो इस्टेब्लिश कर सकें, ऑपरेट कर सकें एंड मेंटेन कर सकें डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइंस को खुद से, ओके, बिना किसी रिक्वायरमेंट के, लाइसेंस के, ओके। सिग्निफिकेंस क्या होगा? न्यूएबल कंज्यूमर्स जो होंगे वो बेनिफिट होंगे विद अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी एंड इम्प्रूव्ड ग्रिड रिलायबिलिटी। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी फास्ट हो जाएगी एंड जॉब क्रिएशन भी होगा इससे। ओपन एक्सेस की बात की गई है, ये प्रोवाइड करता है एक मेथोडोलॉजी जिससे कि डिटरमाइन किया जाएगा वेरियस ओपन एक्सेस चार्जेस को, लाइक व्हीलिंग चार्जेस, स्ट्रेट ट्रांसमिशन चार्जेस, एडिशनल सरचार्ज एट्सेट्रा, ओके, एट्सेट्रा नहीं, एडिशनल सरचार्ज जो है ओपन एक्सेस पे ये लीनियरली रिड्यूस किया जाएगा, मतलब कि आगे चल के रिड्यूस किया जाएगा और 4 साल में इसे पूरा का पूरा एलिमिनेट कर देंगे। रेशनलाइजेशन हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये रेशनलाइज करेगा ओपन एक्सेस चार्जेस को, जिसकी वजह से फास्टर एडॉप्शन होगा रिन्यूएबल एनर्जी का इंडस्ट्रीज़ के द्वारा और इससे रिड्यूस होंगे एमिशंस। एंड ये ऑल्सो फैसिलिटेट करेगा इंडस्ट्रीज़ को इन गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ओपन एक्सेस एट कॉम्पिटेटिव रेट्स। पावर टैरिफ, ये टैरिफ जो है ये कॉस्ट रिफ्लेक्टिव होगा और यहाँ पे दिस शैल नॉट बी एनी, कोई रेवेन्यू गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन अप्रूव्ड एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट एंड एस्टिमेटेड एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम, कौन से कहाँ से रेवेन्यू गैप नहीं होना चाहिए? फ्रॉम अप्रूव्ड टैरिफ एक्सेप्ट अंडर, और यहाँ पे एक्सेप्शन भी दिया गया है, अंडर नेचुरल कैलेमिटी कंडीशंस। सिग्निफिकेंस क्या है? ये इंश्योर करेगा फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को पावर सेक्टर की, ओके। नेक्स्ट चलते हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर, एंड यहाँ पे फर्स्ट है पेटेंट्स। न्यूज़ में देखते हैं क्यों था। पेटेंट्स अमेंडमेंट रूल जो 2024 के हैं ये नोटिफाई किए गए हैं बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ओके। ये इसके अंडर क्यों आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अंडर क्यों आता है ये अब आगे चल के जान जाओगे, ओके। सो मोर अबाउट द न्यूज़ के बारे में जानते हैं। पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024 ये नोटिफाई किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970, सो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें ऑफकोर्स नोटिफाई करेगा। पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स जो है 2024 के अमेंड किए गए हैं, ये अमेंड करता है पेटेंट रूल्स 2003 को। इसका ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन को तेजी करना, इनोवेशन में तेजी लाना, फोस्टर करना इनोवेशन को बाय क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर इन्वेंटर्स एंड क्रिएटर्स, ओके। देन यहाँ पे डेटा बैंक के बारे में जान लेते हैं। लगभग 1 लाख पेटेंट्स जो हैं वो ग्रांट किए गए पेटेंट ऑफिस के द्वारा मार्च 2023 से 2024 के बीच में, ओके। 7th पोजीशन इंडिया ने पाई इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंट पेटेंट फाइलिंग एक्टिविटी इन द वर्ल्ड वीपो रिपोर्ट। वीपो के बारे में आपको जानना जरूरी है, ओके। देन कन्वेंशन या फिर ट्रीटीज़ कौन से हैं रिलेटेड विद पेटेंट्स, ये देखते हैं। पेरिस कन्वेंशन है 1883 का, ये जरूरी है क्योंकि ये फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो कि रिलेटेड था टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूडिंग पेटेंट्स। देन पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है 1970 की, एक ट्रीटी है जो कि इस्टेब्लिश करती है इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग सिस्टम को। बुडापेस्ट ट्रीटी है 1977 की, ये एक ट्रीटी है जो प्रिस्क्राइब करती है डिपॉजिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी पे, जो कि रिकॉग्नाइज किया जाएगा फॉर द पर्पजेज ऑफ पेटेंट प्रोसीजर। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। इंडिया इन सभी का पार्ट है, तो आप अगर आता है कि इंडिया सभी का पार्ट है तो ऑफकोर्स है इंडिया इन सभी का पार्ट, ओके। देन हम यहाँ पे जानते हैं की प्रोविजंस क्या हैं इस पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024 के। सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप मिलेगा, ये इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे कि एक्नॉलेज किया जा सके कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन एक इन्वेंटर का उसके पेटेंटेड इन्वेंशन में। कई लोग मिलकर पेटेंट कर सकते हैं, राइट। टाइम लिमिट बताई गई है, ये टाइम लिमिट आई है फॉर फाइलिंग रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। टाइम लिमिट जो है यहाँ पे रिड्यूस की गई है फ्रॉम 48 मंथ्स टू 31 मंथ्स। रिन्यूअल फ़ी जो है वो रिड्यूस कर दी गई है फ्रॉम 10% इफ़ पेड इन एडवांस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, एटलीस्ट 4 ईयर्स, ओके। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जानना, सो कि कम किया गया है फिर ज़्यादा किया गया है। टाइम लिमिट के बारे में एक बार चाहे देख लो आप, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब, ओके। देन यहाँ पे हम विपो के बारे में जान लेते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके, क्योंकि इसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड इसका हेडक्वार्टर है, इसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जेनेसिस ये विपो कन्वेंशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया था 1967 में। इसके बारे में जाने तो ये एक सेल्फ फंडिंग एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की और ग्लोबल फोरम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज का, पॉलिसीज़ का, इंफॉर्मेशन एंड कॉपरेशन का, ओके। मेंबरशिप की बात करें 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें इंक्लूडिंग इंडिया की। इन्फॉर्मेशन देखें तो ये गवर्न करता है ट्रीटीज़ जो कि रिलेटेड है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के राइट से, सच एज बर्न कन्वेंशन हो गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क,
ये रिलीज़ करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII को अलॉन्ग विथ कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इनसीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट को भी, कौन करता है, विपो। देन पेटेंट्स एंड उनके गवर्नेंस के बारे में जानते हैं। डेफिनीशन मस्ट है, डेफिनीशन आपको आनी चाहिए। एक पेटेंट एक एक्सक्लूसिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो कि ग्रांट किया जाता है किसी भी इन्वेंशन के लिए, और इन्वेंशन ये कोई प्रोडक्ट हो सकता है या फिर प्रोसेस हो सकता है जो कि प्रोवाइड करता है एक नया तरीका, ओके, न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, या फिर ऑफर करता है एक नई टेक्निकल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का एक नया टेक्निकल सॉल्यूशन इसमें होता है। पेटेंट प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इन्वेंशन जो है ये कॉमर्शली, दैट इन्वेंशन कैन नॉट बी कॉमर्शली मेड, ये कॉमर्शली नहीं किया जा सकता, यूज़ किया जा सकता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इम्पोर्ट किया जा सकता है, या फिर सोल्ड किया जा सकता है बाय अदर्स विदाउट द पेटेंट ओनर्स कंसेंट। जब तक पेटेंट ओनर का कंसेंट नहीं है तब तक आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। ओके, इस ये मतलब होता है पेटेंट प्रोटेक्शन का। एप्लीकेबिलिटी, पेटेंट्स ये टेरिटोरियल राइट्स होते हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ कंट्री या फिर रीजन में जहाँ पे पेटेंट फाइल किया गया है फिर ग्रांट किया गया है। ओके, क्राइटेरिया क्या है फॉर इन्वेंशन टू बी पेटेंटेबल, एक इन्वेंशन पेटेंटेबल होना चाहिए, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, ये नॉवेल होना चाहिए, मीन्स नया होना चाहिए, इसमें एक इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होना चाहिए। इसीलिए ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर आता है। ओके, सो ये ध्यान रखो आप, और ये फॉल नहीं करना चाहिए अंडर द कैटेगरीज ऑफ इन्वेंशंस जो कि एक्सक्लूड की गई हैं फ्रॉम पेटेंटेबिलिटी अंडर द कंसर्न्ड जुरिस्डिक्शन। सो ये कौन से कैटेगरीज हैं वो आपको मस्ट है देखना चाहिए जाके एक बार। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम रेगुलेशन ऑफ पेटेंट्स के बारे में। ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखेंगे तो विपो जो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये एडमिनिस्टर करता है कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ को जो कि रिलेटेड हैं पेटेंट्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, जो कि हम देख चुके हैं। ओके, रेगुलेट किया, और कहाँ से रेगुलेशन आता है इसका, ये रेगुलेट किया जाता है अंडर ट्रिप्स, WTO का है। ओके, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये एक एग्रीमेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो कि साइन हुआ था 1994 में। इंडिया में बात करें तो अभी आपने देखा ये रेगुलेट किया था बाई पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970 जो कि रिपील करता है। ओके, जिसने रिपील किया था इंडियन पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 को, एंड इज कंप्लायंट विद WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट, इसके साथ ये कंप्लायंट है, विपो वाले के साथ नहीं कंप्लायंट है, याद रखना। ओके, सो ये आपको पता भी होगा शायद। इस एक्ट के जरिए जो टाइम पीरियड है पेटेंट का वो 20 ईयर्स रखा गया है। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए, पता ही होगा, स्टैटिक पार्ट है ये। ऑल्सो ये एक्सक्लूड करता है सर्टेन थिंग्स को फ्रॉम बीइंग पेटेंटेड इन इंडिया, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं इन होल या फिर उनका कोई पार्ट, इंक्लूडिंग सीड्स, वैराइटीज़ एंड स्पीसीज़, एंड इसेंशली बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती हैं प्रोडक्शन की। ओके, या फिर प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, ये सब जो होते हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। तो ऐसा कुछ आता है तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे, थोड़ी सी ही चीज़ें हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। देन रिलेटेड न्यूज़ में देखें तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 12th एडिशन जो है इंटरनेशनल IP इंडेक्स का ये रिलीज़ किया। टॉप कंट्रीज़ यहाँ पे कौन सी हैं, कौन रिलीज़ करता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, टॉप कंट्रीज़ US, UK, फ्रांस है। इंडिया की पोजीशन 42 है आउट ऑफ 55 इकनॉमीज़। IP इंडेक्स से डिफरेंट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से, क्योंकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये को पब्लिश की जाती है, मिल के पब्लिश करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इनसीड। ओके, GII में इंडिया की 40th पोजीशन थी आउट ऑफ 132 इकनॉमीज़। देन ट्रेड सीक्रेट्स एंड इकोनॉमिक एस्पाइनेज, ये दोनों टर्म्स का मतलब आपको मस्ट है पता होना चाहिए। सो देखते हैं, लॉ कमीशन ने पब्लिश की 289th रिपोर्ट ट्रेड सीक्रेट्स एंड इकोनॉमिक एस्पाइनेज पे। ओके, ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, ये इनकम्पास करते हैं कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन जो होती है ना, जिसे सोल्ड सेल किया जा सकता है एंड लाइसेंस किया जा सकता है। ओके, ये एक रिलेटिवली न्यू एंट्रेंट है विद इन द डोमेन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, मस्ट है, न्यू एंट्रेंट है। इकोनॉमिक एस्पाइनेज क्या है, समझ गए होगे, चाइना से मतलब। ओके, ये एक डेलिब्रेट एक्विजिशन होता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का डोमेस्टिक कंपनीज से एंड गवर्नमेंट एंटिटीज से, जिससे कि फॉरेन एस्टेट को बेनिफिट होता है। ओके, जो चुरा लेते हैं ना वो साइबर अटैक करके, वहाँ से भी किया जा सकता है ऐसा। ओके, इट कैन बी इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल भी हो सकता है, कॉमर्शियल भी हो सकता है। नीड क्या है इनैक्ट करने की, लॉ को ऑन TS एंड EE, ट्रेड सीक्रेट्स एंड इकोनॉमिक स्पाइनेज। ये इनेबल करता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को एंड कॉपरेशन जो होगा वो भी आ जाएगा अमंग इंडस्ट्रीज अक्रॉस बॉर्डर्स। ये प्रोटेक्ट करता है क्रिएटिव रिसोर्सेज को एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल को ऑन MSMEs एंड स्टार्टअप्स।
ये प्रोटेक्ट करता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सेक्टर्स को सच एज डिफेंस, न्यूक्लियर, टेलीकॉम एक्सेट्रा फ्रॉम इकोनॉमिक स्पाइनेज। नेक्स्ट है यहाँ पे डिजिटल मोनोपोलीज एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है मिति, उसने एक्सप्रेस किया है स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, क्योंकि गूगल ने डी लिस्ट या फिर रिमूव कर दिया था कुछ एप्लीकेशंस को फ्रॉम द प्ले स्टोर। अभी देखेंगे किस वजह से किया। न्यूज़ में के बारे में जाने तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन, उसने रिमूव या फिर डी लिस्ट कर दिया था कुछ ऐप्स को प्ले स्टोर से, क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया था गूगल ऐप मार्केट प्लेस फ़ी का। ओके, इस वजह से सो मिति ने क्या बोला कि वो परमिट नहीं करेंगे डी लिस्टिंग ऑफ ऐप्स, और कंसर्न्स वहाँ पे फ्लैग किए अराउंड अब्यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन जो गूगल की है बाय क्रिएटिंग डिजिटल मोनोपोलीज। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है हमारे लिए, डिजिटल मोनोपोलीज क्या होते हैं वो जानना ज़रूरी है। ओके, सो बाकी याद रखो, बस कहीं पे आप यूज़ कर पाओगे वो इन्फॉर्मेशन, बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो व्हाट इज़ डिजिटल मोनोपोली? डिजिटल मोनोपोली जो होती है एक सिचुएशन होती है जहाँ पे सिंगल कंपनी या फिर प्लेटफॉर्म जो होता है उसके पास सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है ओवर देयर रिस्पेक्टिव डिजिटल इकोसिस्टम एंड मार्केट्स। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हो, बिग टेक कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट, इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है उस सेक्टर पे। ओके, इस वजह से की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं डिजिटल मोनोपोली की? डोमिनेंस होता है इनका। ओके, जो कंपनी होती है उसके पास ओवरवेलमिंग मार्केट शेयर होता है लगभग 70 to 80% का। ओके, और ये उन्हें काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर बना देता है इन दैट डिजिटल स्पेस। हाई बैरियर्स टू एंट्री, काफ़ी बैरियर्स होते हैं। ओके, न्यू कॉम्पिटिटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है कि वो इंटर नहीं कर पाते मार्केट में ड्यू टू फैक्टर्स लाइक हाई कॉस्ट, एक्सेस टू डेटा एंड प्लेटफॉर्म एंड इफेक्ट्स। ओके, नेटवर्क इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो प्लेटफॉर्म होता है वो एक इसेंशियल एंड इंडिस्पेंसिबल होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। उसका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है वेयर वैल्यू जो होती है प्लेटफॉर्म की वो इंक्रीज होती है जैसे कि जैसे और ज़्यादा यूजर्स ज्वाइन करते जाते हैं। ओके, देन कंट्रोल ओवर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप जानते ही हो। जो मोनोपोलिस्टिक कंपनी होती है वो उसके पास एक्सक्लूसिव एक्सेस होता है लार्ज अमाउंट्स ऑफ यूज़र डेटा का एंड इन्फॉर्मेशन का। देन कंपटीशन भी ज़्यादा नहीं होता वहाँ पे, मिनिमल कंपटीशन होता है, क्योंकि जो मोनोपोलिस्टिक कंपनी होती है वो डिक्टेट करती है टर्म्स को, पॉलिसीज़ को। ओके, प्राइजेस को एंड पॉलिसीज़ को विद लिटिल ओवरसाइट, ज़्यादा ओवरसाइट नहीं होती या फिर कंज्यूमर के पास ज़्यादा चॉइस भी नहीं होती यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं क्या थ्रेट्स हैं जो कि पोज किए जाते हैं बाय डिजिटल मोनोपोलीज। सो यहाँ पे क्या है कि डिजिटल मोनोपोलीज जो है वो एंगेज करती हैं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में, मीन्स दूसरों को हटा देते हैं वहाँ पे। ओके, कंपटीशन खत्म करते हैं, जिससे कि अफेक्ट करते हैं कंपटीशन को मार्केट में, एंड सब्सिक्वेंटली क्या होता है कि ओवरऑल जो कंज्यूमर चॉइस होती है एंड वेलबींग को वो मतलब कि अपने ऊपर कर लेते हैं और कंपटीशन खत्म से उस पर डिपेंडेंट रह जाते हैं सब। ओके, फॉलोइंग जो है ये मेजर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे एंटी स्टीयरिंग, देन प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी या फिर सेल्फ प्रेफरेंसिंग, देन एडजेंसी एंड बंडलिंग एंड टाइंग, डेटा यूजेस, प्राइसिंग और डीप डिस्काउंटिंग, एक्सक्लूसिव टाई-अप्स। अब एक एक करके देखते हैं। ओके, एंटी स्टीयरिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक्सक्लूजनरी बिहेवियर होता है जो कि हिंडर करता है बिजनेस यूजर्स को एंड कंज्यूमर्स को कि वो स्विच ना कर पाए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स पे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ऐप स्टोर जो होता है, ओके, वो मैंडेट करता है उसके ओन पेमेंट सिस्टम को। ओके, दूसरे को नहीं, थर्ड पार्टी सर्विसेज से दूर करने की कोशिश करते हैं। प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी या फिर सेल्फ प्रेफरेंसिंग के बाद मतलब ही समझ गए होगे आप सुन के इसका। एक डिजिटल एंटरप्राइज जो है वो अकॉर्ड करती है फेवरेबल ट्रीटमेंट उसके खुद के प्रोडक्ट्स को उसके खुद के प्लेटफॉर्म पे। ओके, और इससे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो क्रिएट करते हैं। देन एडजेसेंसी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि दूसरों को नहीं लाते तो उन हमें कई बार हमें ऐप्स चाहिए होते हैं बट वो प्ले स्टोर पे नहीं मिलते, राइट। देन एडजेसेंसी और बंडलिंग एंड टाइम, कंबाइनिंग और बंडलिंग कोर और एसेंशियल सर्विसेज विद कॉम्प्लीमेंट्री ऑफरिंग्स। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफरिंग्स होती हैं, मतलब कि एक प्रोडक्ट दे रहे हैं साथ में वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, दस फोर्स करते हैं यूजर्स को कि वो रिलेटेड सर्विसेज को भी बाय करें, ऐसा कई गेम्स में होता है। ओके, देन डेटा यूजर्स की बात करें तो यूजिंग पर्सनल डेटा फॉर कंज्यूमर प्रोफाइलिंग। आप जो वहाँ पे यूज़ करते हो तो अगर कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो आप देखते हो कि 2 दिन बाद वो आपके रिकमेंडेशन में कहीं न कहीं आने लगती हैं वैसी चीज़ें। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यूज़र डेटा जो आपको पर्सनल डेटा है वो उनके पास कुछ ना कुछ तो जाता ही है, राइट? और उससे वो टारगेट करते हैं, ऑफ़र करते हैं टारगेटेड ऑनलाइन सर्विसेज़ को एंड प्रोडक्ट्स को, थस रेज़िंग डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स। ओके, देन प्राइसिंग और डीप डिस्काउंटिंग, ये प्रेडेटरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है, या फिर यहाँ पे मतलब बोलें इसका तो इंटेंशनली वो सेट करते हैं प्राइस
बिलो कॉस्ट प्राइस, जिससे कि वो कॉम्पिटिटर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, जो भी कॉम्पिटिटर्स बचे हैं। ओके। एक्सक्लूसिव टाई अप्स, एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट होते हैं बिजनेस यूजर्स या फिर सेलर्स के साथ, और ये प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम डीलिंग विद अदर एंटरप्राइजेस। अगर आप एप्पल फ़ोन की बात करो तो रिस्ट्रिक्ट करता है इंस्टॉलेशन ऑफ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ऑन आईफोन्स, सिर्फ जो उससे टाई अप करके रखे हैं उन्हीं को वहाँ पे एक्सेस है। ओके। रेगुलेशन यहाँ पे देखते हैं हम, रेगुलेशन ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम इन इंडिया। इंडिया में कंपटीशन एक्ट है, ये आप जानते होंगे, इसके बारे में पढ़ना आपको जरूरी है। ये एम करता है प्रमोट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए कंपटीशन को मार्केट में, एंड प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट किसका, कंज्यूमर्स का अमंग अदर्स। ये एक्ट दो अप्रोचेस फॉलो करता है। ओके। एक्स पोस्ट अप्रोच, एक्स एंटी अप्रोच। एक्स पोस्ट अप्रोच मतलब कि जब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंस जो है ये स्क्रूटनाइज किया था यहाँ पे आफ्टर सच कॉन्ट्रवेंशंस हैव अकर्ड, जब ये इवेंट हो चुके हैं। ओके। एंड एक्स एंटी अप्रोच में पहले से ही नोटिफाई करना पड़ता है। ये वो है जहाँ पे पार्टीज जो है वो ऐसा लगता है कि इंटर करने वाली हैं ऐसे कॉम्बिनेशन में जहाँ पे वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, तो उन्हें रिक्वायर्ड होता है कि वो नोटिफाई करें एंड अप्रूवल लें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से बिफोर कंज्यूमेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, बिफोर कि ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हो सके। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, ये एक प्राइमरी लेजिस्लेशन इंडिया का जो कि गवर्न करता है वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजिटल इकोसिस्टम। ये इनैक्ट किया गया था इन द इंसेप्शन पीरियड ऑफ द इंटरनेट, जब इंटरनेट पहले आया था। ओके। जब इस स्टार्ट में, एंड ये इसलिए शायद एड्रेस नहीं करता कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस पे जो कि अब काफ़ी बढ़ चुके हैं, डीप फेक्स जैसी चीज़ें आ चुकी हैं। सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स, जो गवर्नमेंट है वो इश्यू करता है रेगुलेशंस फॉर स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक डिजिटल मीडिया, आईटी रूल्स 2021 आए थे, एंड ई कॉमर्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स आए, जिससे कि वो इमर्जिंग इश्यूज को एड्रेस करता है। देन यहाँ पे की डेवलपमेंट्स इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या हुए हैं ये देखते हैं हम। ये फंड ऑफ फंड्स स्कीम जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। ये क्राइसिल जो है वो असेसमेंट करता है रिपोर्ट का, क्राइसिस असेसमेंट रिपोर्ट जो है जिसे हम प्रभाव बोलते हैं, पावरिंग अ रेजिलिएंट एंड एजाइल भारत फॉर द एडवांसमेंट ऑफ विजनरी स्टार्टअप्स। ये लॉन्च किया गया बाय स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी के द्वारा। इसके जरिए 17,534 करोड़ इन्वेस्ट किए गए 938 स्टार्टअप्स में अंडर एफएस फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम। ओके। एफएस के बारे में अगर जाएं तो स्टैब्लिश 2016 में किया गया था, और इसका कॉर्पस 10,000 करोड़ का था, जो कि बूस्ट करता है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को एंड इनेबल करता है एक्सेस टू डोमेस्टिक कैपिटल। मॉनिटरिंग एजेंसी यहाँ पे डीपीआईआईटी है, मींस डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ऑपरेटिंग एजेंसी यहाँ पे सिडबी है, ऑफ कोर्स आप पढ़ चुके हो सिडबी के बारे में, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देन ये प्रोवाइड करता है कैपिटल टू सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, जो कि इन्वेस्ट करते हैं मनी स्टार्टअप्स में। ओके। सेबी का फुल फॉर्म जानते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देन स्टार्टअप शाला के बारे में देखते हैं। अगेन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, नाम से याद रख सकते हो, याद रख लो, अदरवाइज भूल जाओगे। सो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है डीपीआईटी, उसने लॉन्च किया था स्टार्टअप साला, जो कि स्टार्टअप इंडिया का फ्लैगशिप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। ये लॉन्च हुआ था 2016 में, बहुत पहले हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। स्टार्टअप इंडिया एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है डीपीआईटी का, जो कि सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योर्स को एंड बिल्ड करता है रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में। ओके। स्टार्टअप साला की बात करें तो सेक्टर स्पेसिफिक इनिशिएटिव है ये फॉर एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोवाइड करता है उन्हें एक्सेस, किस चीज़ का एक्सेस, नॉलेज, नेटवर्क, फंड्स, गाइडेंस, जो कि रिक्वायर्ड है स्केल अप करने के लिए। ये एक 3 मंथ लॉन्ग एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, 2 कोहोर्ट्स हैं यहाँ पे, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड डीप टेक्नोलॉजी। 20 स्टार्टअप सेलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम ईच कोहोर्ट। देन लास्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं एरेटा, जो भी गलती हुई थी इनसे पीटी 365 इकोनॉमी में, जो आया था अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक के लिए। फर्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 2.5 जो वहाँ पे था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके। जीएसटी से रिलेटेड, वहाँ पे इन्होंने इनकरेक्टली बता दिया था कि सीजीएसटी रेवेन्यू जो है ये शेयर किया जाता है इक्वली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, गलत है। एंड एसजीएसटी रेवेन्यू शेयर किया जाता है इक्वली बिटवीन सेंटर स्टेट, ये गलत है। ओके। सो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होंगे, सीजीएसटी की बात करें, सेंट्रल जीएसटी की, ये कलेक्ट किया था बाई सेंटर इंट्रा स्टेट सेल पे। ओके। इंट्रा स्टेट याद रखो, इंटर स्टेट नहीं, इंट्रा स्टेट। देन पार्ट ऑफ द सीजीएसटी जो होता है वो डिवॉल्व किया था स्टेट्स को एज पर द एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, जैसा कि फाइनेंस कमीशन ने बता के रखा होगा। ओके। स्टेट जीएसटी ये कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट इंटर स्टेट सेल पे। अगेन एसजीएसटी क्रेडिट किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स। ओके। जिस भी स्टेट का वो कंसोलिडेटेड फंड होगा, यूपी का हो या फिर महाराष्ट्र का हो, और ये डेस्टिनेशन नहीं, ये तो इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट जीएसटी की बात करें तो ये कलेक्ट किया था बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन कलेक्ट यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करी थी, बट ये इंटर स्टेट सेल पे है। ओके।
इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में। द सेंटर यहाँ पे शेयर करता है आईजीएसटी रेवेन्यू स्टेट्स के साथ बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, की डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे जाके लास्ट वो एंड हो रहा है। ओके, देन आर्टिकल 4.1 जो वहाँ पे था इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो, वहाँ पे ये इन्होंने इनकरेक्टली मेंशन किया था कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चार्ज किया है वुड बी डिफरेंट फ्रॉम सीआरआर। इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया था वो डिफरेंट होता है सीआरआर से। द टर्म इंटरेस्ट रेट वाज इनएक्यूरेटली यूज्ड, वो इंटरेस्ट रेट जो टर्म था वो इनएक्यूरेटली उन्होंने गलत यूज किया था। करेंट इन्फॉर्मेशन क्या होगी, जो प्रोपोर्शन होता है वो सेट असाइड अलग रखा जाता है, वुड बी डिफरेंट फ्रॉम सीआरआर, मतलब आईसीआरआर इज डिफरेंट फ्रॉम सीआरआर, हमने अच्छे से वहाँ पे डिस्कस किया था। तो इतना ध्यान मत दो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे, वहाँ पे जो चार्ट दिया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो आपके लिए ज़रूरी है, तो वही इंपॉर्टेंट था। ओके, सो इसी के साथ ही इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट हम मिलेंगे ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट में। ओके, सो एनवायरनमेंट एक काफ़ी बड़ा टॉपिक होगा, यहाँ पे 35 पेजेस का है, अराउंड 44 पेजेस का एग्जैक्टली। सो हम शायद 2 लेक्चर्स में कवर करें। सो thanks for watching this video. Like, share and subscribe in the case you liked it. We'll meet in next video now.